तो जैसा कि हमने जिक्र किया, काशी धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी होने के साथ ही साथ सर्व विद्या की राजधानी भी है और इसी से संबंधित एजुकेशन क्षेत्र से तमाम दिग्गज हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने वाले हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी को, संस्थापक कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय। सर प्लीज मंच पर आए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे तमाम मेहमानों का स्वागत करें। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी डॉक्टर पंकज राज हंस जी को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो पंकज राज हंस जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का हमारे खास कार्यक्रम काशी का कायाकल्प में। इस सेशन को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी प्रवीण तिवारी। ओवर टू यू प्रवीण जी। धन्यवाद स्वाति। शिक्षा ये पूरे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जब बनारस की बात होती है तो बनारस को तो एक समय से शिक्षा का केंद्र माना जाता रहा है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे किसी भी विकसित देश में कुछ शहर होते हैं जो हब बन जाते हैं शिक्षा के। बनारस में शिक्षा की क्या स्थिति है, बनारस के बच्चों को क्या बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए या यहीं पर काशी का कायाकल्प शिक्षा के स्तर पर कितना हुआ, कैसे हुआ है, इस पर मैं दोनों मेहमानों से बातचीत करूंगा। प्रोफेसर योगेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत है, डॉक्टर पंकज आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर साहब शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। आपने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, मुझे बताएं एक समय शिक्षा की नगरी, एक समय क्या आज भी मैं देखता हूं कि शिक्षा के बहुत सारे केंद्र हैं बनारस में, लेकिन प्राचीन इतिहास को देखते हुए आज बनारस की स्थिति शिक्षा के स्तर पर आप क्या पाते हैं और हाल के दिनों में कितना कायाकल्प हुआ शिक्षा? मैं भारत एक्सप्रेस का आभारी हूं कि आज इस कायाकल्प कॉन्क्लेव में आपने मुझे आमंत्रित किया और ये काशी जो सांस्कृतिक एक धरोहर है और काशी और उज्जैन आप ये देखें तो दोनों शिक्षा के केंद्र हैं और आपने अभी पहले भी चर्चा हो रहा था पूर्व के सत्र में भी कि काशी हर क्षेत्र में जिधर भी देखें और उसमें एक शिक्षा का केंद्र भी है। और जब पूरे देश में 4 विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही थी आज़ादी के समय, 4 विद्यापीठ की स्थापना हुई, उसमें काशी विद्यापीठ का भी नाम आता है और एक राष्ट्रीय संस्था है। और उसके पहले यहाँ जो शिक्षा का केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको सर्व विद्या की राजधानी जब हम कहते हैं, तो एक ऐसा महामना का एक ऐसा स्थल कि जहाँ शिक्षा के सारे आयाम एक जगह, जो आज हमारी 2020 की जो नई शिक्षा नीति है, जिसमें जब हम ये बात कहते हैं कि एक विद्यार्थी को केवल ज्ञान से ही नहीं बल्कि कौशल के साथ भी, उसके हुनर के साथ, क्योंकि आज एक आवश्यकता इस बात की भी है कि हम शिक्षा को किस तरीके से देख रहे हैं। सही बात है कि गांधी ने भी कहा कि इस देश में शिक्षा बाई हार्ट भी होनी चाहिए और बाई हैंड भी होनी चाहिए, दोनों का विकास होना चाहिए। और जब हम ज्ञान को कर्म के साथ जब हम जोड़ते हैं तो वही राष्ट्र का भी विकास होता है। और यही बात हमारी प्राचीन, क्योंकि शिक्षा को अगर हम देखें तो हमारे बिना गुरुकुल की परिकल्पना किए उसका माने चर्चा हम कर ही नहीं सकते। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो नगरी है कि जहां बुद्ध को भी बाद में जब चलो भिक्षुओं के साथ आना पड़ा और यही से उन्होंने अपने शिष्यों को 5 शिष्यों को आप सारनाथ में देखते हैं कि उन्होंने किया। और बाद में आप ये देखेंगे कि अगर पौराणिक काल में भी आप देखें तो काशी के बाद उज्जैन का जो नाम आप सुनते हैं, संदीपनी का जो आश्रम था काशी से ही गए थे और वहां भी कृष्ण को संदीपन के आश्रम में, क्योंकि हमारे यहाँ ईश्वर को भी आप ठीक हम मानते हैं कि सनातन परंपरा में ईश्वर सब कुछ है, लेकिन ईश्वर को भी गुरु के यहाँ ही माने कुछ न कुछ मिलता है, प्राप्त होता है। और ऐसा ही नहीं, आप सब जानते हैं कि शस्त्र और शास्त्र, शिक्षा और विद्या, अगर दोनों को आप देखें तो जगत जो कुशलता होती है, जिसको हम कहते हैं कौशल के साथ, जिसको हम कहते हैं विशेषज्ञता, वह विशेषज्ञता जब विद्यार्थी हासिल कर लेता है तो विद्यावान हो जाता है। और इसीलिए हमारे कहा गया कि विद्या ददाति विनयम विनयात यात पात्रता। अगर आप में विद्या के साथ अगर विनय है तो आप में पात्रता आएगी, और अगर पात्रता आप में है, योग्यता हो गई, तो पात्रत्वा धनम आपनोति। क्योंकि अगर जीवन का ये लक्ष्य हमारे यहाँ कहा गया शिक्षा का कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अगर ये सारा तो अर्थ भी तब आपको, अगर आप में योग्यता आ जाएगी तो आप में स्वाभाविक है कि देखिए भारत दर्शन की भूमि है। तो ये भारत भूमि मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि जो, और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी $3 बिलियन जो देश की $5 बिलियन में $3 बिलियन की बात करते हैं, उसमें शिक्षा भी एक आयाम है
और इसी तरीके से नए विश्वविद्यालयों की जो स्थापना हो रही है, मैं भी एक नए विश्वविद्यालय का मैं संस्थापक कुलपति रहा 16 से 19, और ऐसे जगह जहां जो बिहार का बॉर्डर आप जानते हैं, बलिया की भूमि, जहां उस पूरे इलाके में कहीं भी कोई विश्वविद्यालय नहीं था, और गाजीपुर और बलिया का पूरा क्षेत्र, और उसमें एक विश्वविद्यालय की स्थापना मैंने किया। और उसको ठीक है, स्थापना तो उसका नामकरण दूसरी सरकार ने किया था, लेकिन जो आज विश्वविद्यालय फल फूल रहा है वो वर्तमान सरकार की ही मैं इस पर योगदान है। आपसे और बात करूंगा जी। थोड़ा विस्तार से, क्योंकि जैसा मैंने कहा भारत दर्शन की भूमि है, षड दर्शन, और हमने देखा कालांतर में दर्शन ही विज्ञान बना। हाँ। ये विज्ञान और दर्शन को अलग अलग करके देखना आज शुरू हुआ है। वशिष्ठ ने क्या, उन्होंने कहा कि वशिष्ठ से ही पूछ लीजिए, तो वशिष्ठ ने कहा कि जो बाकी उनकी शिक्षा होनी है, माने शास्त्र की शिक्षा के साथ शस्त्र की भी शिक्षा, माने जिसको आप व्यवहारिक शिक्षा कहते हैं, वह शिक्षा फिर उनको कहाँ मिला? विश्वामित्र के साथ, आप सबको ये जानकारी। और हमारे यहाँ जितने भी शिक्षा को देखें, आज जो भारतीय ज्ञान परंपरा पे जो शोध हो रहे हैं, ऐसा नहीं केवल हम आसमान में कहते कि हमने ये पहले ही कर दिया था। ये स्वाभाविक है कि आज शल्य चिकित्सा को आप देखें, आप दूसरे टेक्नोलॉजी को देखें, हमारे यहाँ जो विज्ञान में भी आप देखें, वैदिक विज्ञान को आप देखें, वैदिक गणित को आप देखें, हमारे संस्कृत को देखें, कंप्यूटर की भाषा आज क्या होने जा रही है। तो ऐसा नहीं कि हमारा वो नहीं, हम ठीक है कि हम जैसे हमारे यहाँ ये कहें कि एक विमर्श तैयार किया गया कि हम अगर जब इतिहास की चर्चा करें तो हम कहानी कहने लगते हैं। हमारे यहाँ कहानी में कथ्य है, हमारे यहाँ पात्र में पात्रता थी। और जैसा कि मैंने कहा कि शिक्षा को हमारे यहाँ ऐसे ही नहीं कहा गया, शिक्षा को ज्ञान के साथ कौशल, और कौशल में कुशलता के बाद परिपूर्णता के बाद ही ज्ञान आएगा। नॉलेज जिसको आप कहते हैं कि आने वाली दुनिया में जो नॉलेज है वही पावर होगा, और नॉलेज देख रहे हैं कि पावर, जो नॉलेज पावर ही माने पूरी दुनिया में राज करेगा। तो ये हमारे यहाँ ज्ञान की परंपरा आज की नहीं है, वो पहले से थी। उसको जिसको आप कहें कि मॉडिफाई करना है, जो आप कायाकल्प कहते हैं, तो कायाकल्प का मतलब जैसे वृद्ध शरीर को भी आप नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए औषधि के साथ जब आप शरीर को जैसे करते हैं, वैसे व्यवस्था को करते हैं, वैसे ये सारा जो हमारा चाहे शिक्षा का हो या संस्कृति का हो, उसके भी कायाकल्प की जो आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप नए विश्वविद्यालय खोलते हैं, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, मैं अपनी खुद की बात कहना चाहूँ। विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई, मैं काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर था, मुझे हुआ कि साहब एक नया विश्वविद्यालय बना और आप उसके संस्थापक कुलपति बना दिए गए। आपको जान के ताज्जुब हो गया कि जब मैं वहां गया तो मुझे नहीं मालूम था कि कहां विश्वविद्यालय बनेगा। शाम को यहां से बनारस से निकला और रात को जब मैं गया तो एक माने जंगल, 60 एकड़ का जंगल। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री स्मृति शेष को मैं नमन करना चाहूंगा कि उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था उसी माने जमीन में, और उस कितनी कठिनाइयों के साथ आप कल्पना करें। मेरा कहना कि जब आप कोई बात करते, जैसे आज ये बात आ रही कि साहब अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा, जैसे आपने सवाल उठाया कि नए रिसर्च के साथ उस ज्ञान परंपरा को नए तरीके से जोड़ने की जरूरत है। और आज आप देखें नीम का पेटेंट, हमारे यहाँ नीम, पहले हम लोग छोटे बच्चे थे नीम का दातून करते थे, आज आप देखिए नए नए रिसर्च आ गए कि साहब ये जो क्लोजअप और क्या क्या है आप ये पेस्ट करते हैं, इसमें क्या केमिकल है जो दांतों को खराब करता है, आज भी नीम आपको करिए। तो हमारी ज्ञान परंपरा को स्थापित करने की बात है, और उसके लिए सरकारों का योगदान भी जरूरी है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप उनके, जैसे आप नया विश्वविद्यालय बनते हैं तो नए विश्वविद्यालय बनाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पैसे चाहिए, सारी चीज चाहिए, और इसको अगर सरकार समर्थन करेगी तब नए शोध होंगे। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा आपके साथ बातचीत को, लेकिन आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया। एक चीज हम ये भी देखते हैं कि बनारस या कोई भी अन्य शहर हम ले लें, बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली की तरफ भागते हैं या अन्य बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं, ज्यादातर दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या बनारस इतना इक्विप्ड हो गया है, इतना तैयार हो गया है कि अब बच्चे जो हैं यहाँ पर उसी स्तर की एजुकेशन पा रहे हैं? बल्कि हम देखते हैं बीएचयू का तो एक इतिहास रहा है, आज भी लोग बड़े बड़े प्राउडली बोलते हैं कि मैं बीएचयू से हूँ। वो उसके बाद में क्या हम वो सारी एजुकेशन, जिस टेक्निकल एजुकेशन, उसका स्तर वो कर पाए हैं कि यहीं बनारस में बच्चों को वो शिक्षा दीक्षा मिल जाए और फिर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बाजार में, मार्केट में भी वही रहे? मैं पहले आपका एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा। जो आपने रिसर्च पेपर के बारे में बात किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो।
देखिए, मैंने जो इंडिया में फील किया है, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने फील किया है रिसर्च पेपर को लेकर के, बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हुए हैं, और वो पेटेंट भी हुए हैं आगे चल करके, बट कभी उसको हमने कॉमर्शलाइजेशन में की तरफ हम नहीं लेकर के गए, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारा। अगर मैं इसी रिसर्च को अगर मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी या यूरोपियन यूनिवर्सिटी से अगर मैं आपको कंपेयर करूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी जिस पे कि आज तक रिसर्च हुआ है, वो बाकायदा उस स्टूडेंट को टाइम दिया जाता है कि ठीक है, आपका ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आप इसको मार्केट में लेकर के जाओ। उनको वहाँ पे फिनांसर्स मिल जाते थे और बहुत अच्छा उनका सारा कुछ हो जाता है, सारा डेवलपमेंट हो जाता है। हमारे यहाँ पे यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो एक अच्छा रिसर्च पेपर यूनिवर्सिटी के स्टोर रूम में जाकर के रखा जाता है, और जो स्टूडेंट जिसने वो रिसर्च पेपर सबमिट भी किया है, वो भी आगे चल करके सिर्फ एक जॉब की तलाश कर रहा होता है, जो कि एक, अगर मैं इसको कहूं कि अगर हम लोग अपनी कंट्री को एक डेवलप्ड नेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, उसके लिए ये अच्छा नहीं है। जिसने इतनी मेहनत करके कोई रिसर्च तैयार किया है, एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी को बनाया है, डिफरेंट चीज़ को किया है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, उसे एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म मिलने की ज़रूरत है जिससे कि वो वर्ल्ड में जाना जाए। ये एक बहुत बड़ी कमी है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। आपने यूएसबी पोर्ट का देखा होगा। यूएसबी हमारे जो हैं वो भी हमारे इंडियन साइंटिस्ट ही थे जिन्होंने किया। इनफैक्ट इंटेल जो हमारे चिप्स हैं वो भी हमारा इंडियन ही था जिसने ये सारे किए, और ये सारे इंडिया से ही वहाँ पे गए। अब सेकंड सर, मैं आपके आता हूँ उस क्वेश्चन पे कि क्या वाराणसी के स्टूडेंट बाहर क्यों जा रहे हैं। देखिए, वाराणसी के स्टूडेंट पे बाहर जाने का ये है कि वाराणसी में जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अगर आप उसको नाम लें तो एक है हमारा आईआईटी बीएचयू, दूसरे नंबर पे है हमारा जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है वो हैं। आप ये दो हमारे मोस्ट प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन हैं। तो हमारे पास सीट्स कितने हैं? हमारे पास टोटल, अगर मैं सारे ब्रांचेस के सीट्स को अगर मैं मिला दूं तो आईआईटी बीएचयू में 400 सीट्स हैं। तो आप, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ, जो हर साल 12th क्लास के बच्चे पास आउट होते हैं, वो अराउंड 50,000 है। तो सभी को एडमिशन्स तो मिलेंगे नहीं। मुझे लगता है ये शिक्षा जो है ये बड़ा विस्तृत विषय है, लेकिन थोड़ी सी बातचीत हुई यहाँ पर, इसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस सेशन का समय यहीं तक था, और आप दोनों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मंच पर आए और आपने बनारस की शिक्षा के बारे में हमसे बातचीत की।